Hello, my fellow learners. Welcome to the Syntax Surfers. So, as in previous lecture, we studied some basic concepts about Java, its features, and the difference between C++ and Java. So, today we are going to start with a new topic, that is Java Virtual Machine. So, without wasting much time, let's get started. So, Java Virtual Machine is a platform independent execution environment. मतलब कि ये हमारा एक एनवायरनमेंट या फिर हम कह सकते हैं ये एक इंटरप्रेटर है दैट कन्वर्ट्स जावा बाइट कोड इनटू मशीन लैंग्वेज. मतलब कि जो हमारा इंटरमीडिएट कोड था ये उसको कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा है कि जो और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है उसमें डायरेक्ट कन्वर्जन हो जाता है और फिर हम उसे रन कर लेते हैं कंपाइल करने के बाद. लेकिन जावा वर्चुअल मशीन उसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम जावा बाइट कोड में कन्वर्ट करते हैं, देन उसे मशीन लैंग्वेज में फाइनली कन्वर्ट किया जाता है. बट ऐसा हम करते क्यों हैं, अब हम वो समझेंगे. ये तो हमने पिछले वीडियो में देखा कि जो जावा JVM है वो क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें जावा के लिए कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करना होता है, अदरवाइज द प्रोग्राम विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड. सबसे पहले हमारे प्रोग्राम की फर्स्ट स्टेज क्या होती है, जो हमारा सोर्स कोड है जिसे हमने खुद नोटपैड या फिर किसी भी टेक्स्ट एडिटर में टाइप किया है और क्रिएट किया है. देन हम उसे कंपाइलर के पास भेजते हैं. वो क्या करता है, हमारा बाइट कोड प्रिपेयर करता है जिसको हमें फाइनली एक एग्जीक्यूटेबल मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है. फॉर दैट वी हैव टू यूज़ सेकेंड स्टेज. बट हम चाहें तो जावा के कंपाइलर पे भी डिपेंडेंट हो सकते हैं, लाइक एक कोई कंपाइलर जो उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे. बट उससे क्या होगा कि उसको हम सिर्फ उस पीसी में ही रन कर पाएंगे. बट इफ़ वी वांट टू रन इट एज मेनी टाइम्स एज वी वांट इट ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स विद डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, देन वी हैव टू यूज़ JVM. JVM क्या करता है, वोरा कॉन्सेप्ट यूज़ करता है. वो क्या होता है, राइट वंस रन एनीवेयर, कि हमने एक बार प्रोग्राम बनाया और उसे हम कहीं भी रन कर सकते हैं. From the figure we can see the process of program execution in Java. तो पहले हमारा सोर्स कोड जिसको हम .java एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं अपनी हार्ड डिस्क के अंदर. देन हम उसे कंपाइलर जिसको हम जावा C से डिनोट करते हैं उसके पास भेजते हैं. देन हमें मिलता है हमारा जावा बाइट कोड जिसके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे. देन जावा इंटरप्रेटर के पास हम उस बाइट कोड को देते हैं और वो क्या करता है, हमारा मशीन कोड बना देता है, जिसके बाद प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है. JVM के क्या क्या टास्क होते हैं, सबसे पहले तो कोड को लोड करना, कोड को वेरीफाई करना ताकि कोई भी एरर ना आए, या एरर है तो हमें उसके बारे में मैसेजेस देना. फिर कोड की एग्जीक्यूशन, गार्बेज कलेक्शन. हमने पढ़ा था कि जो जावा है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारे हमने फीचर्स को रिड्यूस कर दिया है, और जो कि मेमोरी मैनेजमेंट के टास्क होते थे और एरर डिटेक्शन वाली चीज़ें जो हमारे ऊपर थी, फाइल हैंडलिंग करना और एक्सेप्शन हैंडलिंग करना, वो सब अब JVM करता है. इट इज़ वेरी हेल्पफुल. उसके बाद कोड की सिक्योरिटी. कोड बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है क्योंकि हमें उसे इंटरनेट के ऊपर यूज़ करना है. देन रन टाइम एनवायरनमेंट भी वो हमें प्रोवाइड करता है कि कहाँ पर हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें. अभी हमने बात की JVM के बारे में. नाउ जो कोड JVM यूज़ करती है मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए, दैट इज़ जावाज मैजिक बाइट कोड. अब इसे मैजिक बाइट कोड क्यों बोला जाता है, उसके लिए हमें इसके फीचर्स के बारे में पढ़ना होगा. सबसे पहले व्हाट इज़ इट. इट इज़ अ सेट ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शंस डिज़ाइन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय जावा रन टाइम सिस्टम. मतलब कि ऐसे इंस्ट्रक्शंस जो कि हमारा JVM जिसके ऊपर वर्क करेगा, जिसको एग्जीक्यूट करेगा. ये सिक्योरिटी और पोर्टेबिलिटी का फीचर देता है. मतलब कि हमें इसकी नीड ही क्यों पड़ी, क्योंकि पोर्टेबिलिटी इसके बिना पॉसिबल नहीं है. अगर हम सीधा मशीन कोड में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मशीन पे डिपेंडेंट, क्योंकि मशीन कोड है ऑब्वियसली इट वुड बी डिपेंडेंट ऑन मशीन. लेकिन ये इंटरमीडिएट कोड क्या करता है, हमें डिफरेंट मशीन्स पर इसकी पोर्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम इसे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट कर पाएँ. वो कैसे, जो जावा C है वो हमें एग्जीक्यूटेबल कोड नहीं देती. मतलब कि हमारी मशीन का नेटिव कोड नहीं है, वो बाइनरी कोड नहीं है, वो बाइट कोड है जिसको हमें इंटरप्रेटर की हेल्प से पूरा कन्वर्ट करना है. हर एक मशीन के लिए JVM डिफरेंट होता है.
मतलब कि एक ही ऐप ज़रूरी नहीं है कि वो हर एक में सेम हमारा JVM हो, बट JVM डिफरेंट होता है, बट जो बाइट कोड है वो हमारा हर एक के लिए सेम है, क्योंकि हमने वो एक बार कन्वर्ट कर लिया है कंपाइलर से। सो बाइट कोड सेम रहता है, बट जो JVM है वो डिफरेंट है। तो हमें मैजिक बाइट कोड जो है वो क्या देता है, JIT यानी जस्ट इन टाइम सिस्टम। वो क्या होता है कि जो हमारा कोड है वो कंपाइल होगा जितना हमें नीड है प्रोग्राम के टाइम पे, मतलब कि रन टाइम पे जो एग्जीक्यूशन है, जो कि इंटरप्रेटर का वर्क यही होता है कि लाइन बाय लाइन चीज़ों को एग्जीक्यूट करना। तो जैसे जैसे चीज़ें चलेंगी वो जितना पार्ट हमें चाहिए उस टाइम पे वो उतने पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। फिर हमारे जब हम कुछ इनपुट देंगे या फिर कुछ भी हमारा जो भी चीज़ें करनी है हमें वो करेंगे, उसके बाद आगे वो एग्जीक्यूट करेगा। सो सिर्फ टाइम के अकॉर्डिंग उस चीज़ों को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। देन रन टाइम एरर्स को भी वो चेक करते हैं, जैसे कि हमें पता है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर रन टाइम पे कोई भी एरर आएगा तो वो हैंडल करना JVM का काम होगा। सो इस वजह से जो ये बाइट कोड है इसको हम मैजिक बाइट कोड बोलते हैं, बिकॉज इसका ये मैजिकल फीचर है कि ये हमें हर एक सिस्टम पे और ऑपरेटिंग सिस्टम पे अपने जावा प्रोग्राम को रन करने में हेल्प करता है। नाउ फ्रॉम दिस फिगर वी कैन सी दैट हमारा जो सोर्स कोड था विद .java एक्सटेंशन जिसे हमें कंपाइलर के पास भेजा, देन हमारी वो .class वाला बाइट कोड बना। देन जो बाइट कोड है वो हमने डिफरेंट टाइप की जावा मशीन मतलब कि जावा वर्चुअल मशीन्स के पास भेजा, और देन उन्होंने हमें फाइनली उस मशीन के अकॉर्डिंग हमारा प्रोग्राम रन करके दिया। सो बाइट कोड सबके लिए सेम है, बट JVM सबके लिए डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू द machine or the operating system we are using. So for Unix we will have a different JVM, for Windows XP another JVM, और Mac operating system के लिए अलग। So I hope this will be clear to you. Now coming to Java Development Kit. So Java Development Kit में क्या होता है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में JDK भी बोलते हैं। सो इट इज़ बेसिकली अ प्रोग्राम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जिसके अंदर हमें सारे वो कलेक्शन ऑफ टूल्स मिलते हैं जो कि हमें चाहिए एक प्रोग्राम को बनाने के लिए और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। फर्स्टली हमें मिलता है एप्लेट व्यूअर जो कि हमें प्रोवाइड करता है कंपैटिबिलिटी इफ़ हमारे वेब ब्राउज़र में जावा की कंपैटिबिलिटी नहीं है। देन जावा इंटरप्रेटर, वो तो हमें पता ही है, JVM जिससे हमारा बाइट कोड को हम इंटरप्रेट करेंगे मशीन कोड में। देन जावा कंपाइलर, ऑब्वियसली जावा इंटरप्रेटर तभी हम यूज़ करेंगे जब हमारे पास एक बाइट कोड होगा जो कि हमें जावा कंपाइलर से मिलेगा। देन जावा P जिसको हम बोलते हैं डिसअसेंबलर, जो कि क्या होता है, इट इनेबल्स अस टू कन्वर्ट जावा बाइट कोड इनटू सोर्स कोड, मतलब डिसेंबल करना है हमें, वापस से हमारे बाइट कोड से सोर्स कोड में पहुंचना है कि क्योंकि हमें तो सोर्स कोड ही समझ में आता है, इसलिए हमें हो सकता है कि कई बार बाइट कोड मिले बट मतलब कि हमें दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हमने लिया बाइट कोड, बट हमें चाहिए कि इसका सोर्स कोड क्या था। सो हम डिसेंबलर यूज़ करके वो चीज़ तक पहुंच सकते हैं। देन जावा H यानी कि हेडर फाइल्स जितनी भी होती है जावा की। देन जावा डॉक जिससे हम HTML डॉक्यूमेंट्स भी बना सकते हैं। देन जावा डीबगर जिससे हम सारे अपने एरर्स को डिटेक्ट करेंगे और उनको डीबग करेंगे। नाउ कमिंग टू जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, इट इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ JDK यानी कि हमारे डेवलपमेंट किट का ये एक छोटा पार्ट है जिसके अंदर ये इस फिगर से हम अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ है JVM और कुछ लाइब्रेरीज़ हैं जिसके अंदर हमारी क्लासेस होती है जावा की और कुछ अदर सपोर्टिंग फाइल्स, इनको मिला के हमारा रन टाइम एनवायरनमेंट बनता है। क्योंकि रन करने के लिए तो हमें सबसे बेसिक चीज़ तो JVM चाहिए और कुछ लाइब्रेरीज़ भी चाहिएंगी जिससे हमें पता चलेगा। देन द अदर डेवलपमेंट टूल्स, कंपाइलर, डीबगर, ये सब मिला के और JRE को मिला के हमारा पूरा JDK फॉर्म होता है। नाउ कमिंग टू एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। सो एज द नेम सजेस्ट, इंटरफेस का मतलब क्या होता है, जो दो चीज़ों के बीच में इंटरेक्शन फैसिलिटेट करता है। सो ये भी एक प्रोग्राम है दैट फैसिलिटेट्स द इंटरेक्शन विद अदर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। सो अभी तक हमने क्या एप्लीकेशंस पढ़ी हैं, हमने पढ़ी है C++, उसमें क्या यूज़ करते हैं हम IDE क्या होता है बेसिकली, इट इज़
इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, उसके अंदर हमें एक ही एप्लीकेशन के अंदर सारे टूल्स मिलते हैं, वेदर इट इज़ कंपाइलर, डीबगर, हमें अलग अलग इंस्टॉल करने की नीड नहीं है। बट फॉर जावा हमें जावा डेवलपमेंट किट डाउनलोड करते हैं, उसमें हमें सब कुछ अलग अलग हमें हमारे जो होते हैं टूल्स वो डाउनलोडेड होते हैं, बट स्टिल हमें जो टेक्स्ट एडिटर होता है वो अलग से यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि नोटपैड हो गया मोस्टली पीसीज में। हाँ, आजकल होती हैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस जिसमें पूरी एक साथ हमें मिल जाएगी, बट अगर हम ओरिजिनल या ऑथेंटिक उसकी बात करें जावा की, तो उसमें सब चीज़ें अलग अलग हमें यूज़ करनी पड़ती हैं। और उसके अंदर हम बेसिकली कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ करते हैं, जो कि हम अभी सीखेंगे कैसे हम उसको यूज़ करने वाले हैं। सो एपीआई क्या होता है? वो इंटरफेस जिसके थ्रू हम इंटरैक्ट करते हैं अदर एप्लीकेशंस के साथ। तो इसके अंदर क्या क्या होता है? कलेक्शन होता है प्री रिटन क्लासेस का, जो कि हमें सारी, मतलब कि अब जब हमारे पास इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट है तो उसमें हमारी सारी हेडर फाइल्स या लाइब्रेरी सब होंगी। बट अगर हम बात करें JRE की, तो उसके लिए हमें API को भी लोड करना पड़ता है, जिसके अंदर सारी कलेक्शन ऑफ क्लासेस होती हैं। जो क्लासेस इसके अंदर किस में मिलते हैं? हमें पैकेजेस के अंदर। सो एक हम ट्री कह सकते हैं, जिसके अंदर हमारे सबसे पहले पैकेजेस आते हैं, फिर उसके बाद सब पैकेजेस आते हैं, देन सब पैकेजेस के अंदर क्लासेस और उनके मेथड्स आते हैं, और हम इसको बोलते हैं JSL। तो ये क्या होता है? जावा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, मतलब कि जैसे C++ में भी लाइब्रेरीज होती हैं, वैसे ये जावा की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। इसके अंदर हमारे बेसिक प्रोग्राम जो भी होते हैं वो ज़्यादातर API की क्लासेस का यूज़ करते हैं, और ये क्या करता है? हमारे प्रोग्राम के साइज़ को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देता है। मतलब हमें खुद से क्लास क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, हमारे प्रोग्राम में उतनी स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, हमारे पास ऑलरेडी वो सब क्लासेस प्री डिफाइंड हैं। तो इसके अंदर क्या क्या आता है? तो लैंग्वेज सपोर्ट पैकेज, यूटिलिटीज़ पैकेज, इनपुट आउटपुट पैकेज, देन नेटवर्किंग पैकेज, फिर एप्लेट पैकेज। एप्लेट हमने पीछे भी पढ़ा था। क्या होता है? इसके अंदर सारी क्लासेस आती है, सेट ऑफ क्लासेस को हम बोलते हैं बेसिकली एप्लेट। देन एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट, ये क्या होता है? इसके अंदर सारी हमारी ग्राफिकल वो होती हैं, यूज़र इंटरफेस, जो भी हमें ग्राफिक्स वगैरह इंप्लीमेंट करने हैं तो वो हमारे पास इंडिपेंडेंटली इस किट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा सारा क्या है? प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, जो कि हमें चीज़ें चाहिएंगी प्रोग्राम को बनाने के लिए। बेसिकली जितनी भी हमें क्लासेस या फिर हमें जो भी ग्राफिकल वीडियोस एनिमेशंस यूज़ करनी है वो सब हमें इसके अंदर मिलती हैं। तो ये हमारी एक लाइब्रेरी की तरह वर्क करती है पूरे हमारे प्रोग्राम की डेवलपमेंट में। नाउ लेट अस कम टू टाइप्स ऑफ जावा प्रोग्राम्स। अभी हमने ये पढ़ा था कि जो जावा है वो इंटरनेट वर्जन है C++ का, मतलब कि इसमें हम इंटरनेट एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं। इंटरनेट एप्लीकेशंस क्या होती हैं? अगर आपने क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ा है, सो बेसिकली जो हमारे एप्लीकेशंस होती हैं, अगर हम उनको डाउनलोड करते हैं तो कई बार हमें उसके लिए कुछ मनी देनी पड़ती है, या फिर हमें अपना डेटा तो यूज़ करना ही पड़ता है उनको डाउनलोड करने के लिए। बट इफ़ वी यूज़ प्रोग्राम्स ऑन इंटरनेट थ्रू देयर वेबसाइट, तो उसके अंदर हमें कुछ भी डाउनलोड करने की, यानी कि मेमोरी स्पेस की भी नीड नहीं है, डेटा को भी यूज़ करने की नीड नहीं है, हम उन्हें ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं। सो दैट इज़ इंटरनेट एप्लेट्स, या फिर हम उनको बोलते हैं वेब एप्लेट्स, यानी कि वेबसाइट्स बेसिकली। तो हम इस जावा के थ्रू उनको इंटरनेट के लिए भी बना सकते हैं, या फिर स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, जो क्या होती हैं? हमारे कंप्यूटर के अंदर ही प्रेजेंट होती है, मतलब हमारी मेमोरी स्पेस के अंदर है, हमारी हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर्ड है, और हम उनको लोड करेंगे फिर हमको यूज़ कर सकते हैं। तो जो इंटरनेट एप्लेट्स होते हैं हम उनको डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम सर्वर ऑन इंटरनेट, किसी भी हम इंटरनेट के सर्वर से उनको लोड करके अपने PC में भी डाल सकते हैं, और फिर उनको यूज़ कर सकते हैं थ्रू एनी कैपेबल ब्राउज़र। किसी भी ब्राउज़र के थ्रू हम उसे यूज़ कर सकते हैं, बट वो वेब ब्राउज़र पे ही यूज़ होंगी, मतलब क्योंकि हम उनको इंटरनेट के लिए ही बनाया है। बट जो स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस होती हैं वो हमारे हार्डवेयर पे होती हैं, और हम उनको यूज़ करते हैं टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ टास्क, और इस पे हम कोई भी एप्लीकेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, रीडिंग राइटिंग, जो कि एप्लेट्स पे हम नहीं कर सकते इंटरनेट एप्लेट्स के ऊपर।
सो बेसिकली जो इंटरनेट एप्लेट्स होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं कोई भी वेबसाइट के अंदर, अगर हमें थोड़ी बहुत एनिमेशंस दिखानी है या फिर कोई ग्राफिक्स के लिए हम गेम्स वगैरह में उनको यूज़ करते हैं, उनको हम उधर ही डाउनलोड करके वेब ब्राउज़र के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। बट जो हमारे स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस होते हैं उन्हें हम अपने सॉफ्टवेयर, हमें अपने ही कंप्यूटर पे उनको अगर यूज़ करना है तब हम उनको बनाते हैं। और उसके अंदर रीडिंग और राइटिंग इसलिए अलाउड होती है क्योंकि जो हमारी जितनी भी और फाइल्स हैं उनका एक्सेस हमारे पीसी के पास होता है, तो हम उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। बट अगर कोई हमने एप्लीकेशन इंटरनेट पे यूज़ की है तो उन्हें नहीं पता कि हमारे हार्ड डिस्क के अंदर क्या फाइल्स हैं। हाँ, कुछ ऐसे हो सकता है कि हम उनको एक्सेस प्रोवाइड कर दें, फिर जाके वो हमारे चेंजेस कर पाएंगे। बट यहाँ पर एक्सेस ऑलरेडी होता है अपने हार्डवेयर का, तो हम उसके अंदर जाके चेंजेस कर सकते हैं रीडिंग और राइटिंग के लिए। सो इससे हमें समझ में आता है कि वेब ब्राउज़र एक इंटरनेट एप्लेट को यूज़ करने के लिए मैंडेटरी है। और एप्लेट क्या होता है, एक स्मॉल प्रोग्राम होता है जिसके अंदर हम जो कोई भी वेब पेज के अंदर हमने बनाया हुआ होता है, जिसे हमारा व्यूअर जब भी अपनी वेबसाइट को व्यू करेगा अपने ही मशीन के ऊपर रन कर सकता है, जैसे कि कोई गेम या एनिमेशन। और जो एप्लेट व्यूअर्स होते हैं जो हमारे JDK में होते हैं, वो क्या करते हैं कि हमारे ब्राउज़र में अगर ऐसा कंपैटिबिलिटी नहीं है कि हम उस इंटरनेट एप्लेट को रन कर पाएँ, तो वो हेल्प करता है हमें उसको रन करने के लिए। और जो हमने ऊपर पढ़े थे एप्लेट पैकेज, वो क्या होता है, उनकी क्लासेस जो हमें एप्लेट को बनाने में हेल्प करती है। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी हाउ टू क्रिएट a Java program, a basic program in Java, and run it with the help of JDK. Till then, keep learning, keep coding, and subscribe to my channel for more such videos.